हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास। सो गाइस, आज की इस क्लास में हमने शुरू करने हैं अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न के एमसीक्यूज। ठीक है, पिछले क्लास में हमने फाइनल अकाउंट के एमसीक्यूज कर लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे हौले हौले इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में एनपीओ के हमको करना है एमसीक्यूज। एनपीओ ये चैप्टर बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये चैप्टर काफ़ी टफ जाता है हमको। ठीक है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इजीएस्ट मतलब इतना भी इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12th वाले बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाता है चैप्टर, बराबर है। उसका कारण ये है कि आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा या प्रैक्टिस की कमी हमको पड़ी होगी, बराबर है। लेकिन डोंट वरी, अभी तो मैं चैप्टर आपको पूरा नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जिन जिन बच्चों ने मुझसे सीखा हुआ है उनका ये चैप्टर एकदम फाइनली परफेक्ट हुआ है। ठीक है क्या? अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में आपकी कमी रह गई है। ठीक है, पढ़ाने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं मैंने। डन। तो चलिए इस चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं खत्म। ये चैप्टर ज़्यादा कुछ बड़े एमसीक्यूज लेके आता नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे एमसीक्यूज है, लेकिन कंसेप्चुअल कुछ क्लैरिटी इस चैप्टर में होनी चाहिए। तो उस एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते मैं इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको थोड़ी थोड़ी करवा दूंगा। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास एनपीओ के साथ। वैसे तो पेपर में एनपीओ के एमसीक्यू ज़्यादातर देखने को मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है, बुक में दिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना। तो कहाँ गए एनपीओ के एमसीक्यूज? जल्दी जल्दी आ जाइए, स्टूडेंट्स आर वेटिंग। बच्चों एक काम करो, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके बाद आप जब भी बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए जो भी करना चाहोगे उन सब के जो वीडियोज़ है, वो क्लासेस है, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हमारे एमसीक्यू, तब तक के आपने सब्सक्राइब किया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जब भी आपको कोई वीडियो में डालूँ तो आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, उससे मुझसे ज़्यादा तो आपकी नॉलेज इसके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हमको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, बराबर है क्या? अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज। तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न ये ऐसा कंसर्न होता है जो सामाजिक सेवा करता है, यानी कि ये प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बिजनेस नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एनपीओ को गूगल पे जाके बहुत सारी एनपीओ कंपनी के आप सर्च करोगे तो बहुत सारी एनपीओ कंपनीज आपको मिल जाएगी। कुछ कुछ एनपीओ कंपनीज मुझे भी पता है और ये भी पता है कि वो प्रॉफिट कमाती है कि नहीं कमाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे पब्लिकली मैं ये बातें नहीं डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है, आप खुद जाके गूगल पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आइए समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि एनपीओ कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विस टू द पब्लिक एट लार्ज। तो कौन सी सर्विस एनपीओ हमको देता है? तो सिंपल सी बात है, ये सोशल सर्विस हमको देता है। ठीक है, तो सामाजिक कार्य के लिए ही एनपीओ बनाया जाता है और वो एनपीओ सामाजिक कार्य करता भी है। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज डैश। अब डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड ये क्या है हमारे लिए? तो डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। अब देखो, मैं सबसे पहले ना, मुझे जब तक मैं बताऊंगा नहीं कुछ तब तक मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं इसके रिगार्डिंग। तो आइए देखिए, एनपीओ में कुछ थोड़ा बहुत एक 5 मिनट में डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा तो इसमें वो आ जाएगा। एनपीओ में ना हम बनाते हैं एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन, हाँ मालूम है बेटा, 11 साल का एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, बराबर है। ये चीज़ें हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें से आपके हिसाब से ये रहता है हमारा क्वेश्चन और ये दो रहेंगे हमारे आंसर्स बनाने पड़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो सिंपल सी बात है, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे ना तो ये सिर्फ कैश बेसिस पे बनता है। अब कैसा होता है कैश बेसिस, क्यों होता है, क्या होता है इसके अंदर, ये सारी बातें ओरिजिनल क्लास में डिस्कस हो चुकी है। ये एमसीक्यू क्लास है इसलिए मैं फटाफट बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में डिफरेंस क्या होता है कि कैश बेसिस मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे पिछले 10 साल हो या कहीं का भी पैसा अगर मिला, इस साल मिला, मेरे पास पैसा आया, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है क्या? कैश आया, आज का हो, कल का हो, परसों का हो, कभी का भी हो, लेकिन आज आया ना तो आज इस अकाउंट में उसकी एंट्री होगी, बराबर है। इसको बोलते हैं कैश बेसिस।
और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो अक्रूवल बेसिस पर बनता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर से रिगार्डिंग ही इस बातें हम इसमें लिखेंगे, भले ही वो एक्सपेंसेस हमने किया हो या ना किया हो। इसीलिए जब भी आपने पूरा अकाउंट सॉल्व किया है, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी पेड की हुई है, तो सैलरी पेड तो की हुई है आपने, लेकिन उसमें कुछ आपने आउटस्टैंडिंग प्लस भी किया हुआ है। मतलब जो सैलरी दी है वो तो दे दी है, वो तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है वो सैलरी आपकी देने की बाकी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे, लायबिलिटी कहते थे, बराबर है क्या। भले ही पैसा दिया हो या ना दिया हो, दोनों रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो जो अमाउंट है, वो जो ट्रांजेक्शन है, वो करंट ईयर का ही होना चाहिए। तो ये होता है नेचर ऑफ अक्रूवल बेसिस। डन। उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, एसेट्स और लायबिलिटीज रहती है, बराबर है जी। हाँ सर। अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो एकदम इजी है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस और लिखते हैं इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस इसमें लिखे जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो साल में बार बार हमको करने होंगे, बराबर है क्या। और रेवेन्यू इनकम ही लिखी जाती है, बराबर है, बात समझ में आ गई जी सर। और अगर कोई इनकम हमको होती है, कोई इनकम हमको होती है लमसम अमाउंट में, अगर इनकम होती है, जैसे कि मान लो कोई एसेट बेच के आपको पैसा मिल गया, तो वो होती है कैपिटल रिसिप्ट, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, या फिर आपने लमसम अमाउंट में किसी को पेमेंट कर दिया तो हो गया कैपिटल पेमेंट। यानी यकीन मानो आपने अगर कोई कार खरीद ली है, उसको पेमेंट कर दिया 15 लाख का, तो वो हो गया आपका कैपिटल पेमेंट, यानी कि वो एक ही बार करना पड़ता है, वो बार बार नहीं करना होगा, बराबर है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब मान लो आपके पास घर था, पुराना वाला कहीं पड़ा था, आपने नया बिल्डिंग बना लिया, तो ये पुराना वाला घर बेच दिया आपने, अब पुराना वाला घर आपका 50 लाख में गया। बोले सर पुराना घर 50 लाख में जाएगा तो नया बनाऊंगा क्यों, रहता है कुछ कुछ, ठीक है। तो पुराने घर से बहुत यादें जुड़ी होती है, बचपन आपका वहाँ बीता होता है, बराबर है क्या, बचपन का प्यार आपका वहाँ होता है, बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो अगर आपने अपना पुराना घर बेच दिया, तो पुराना घर बेच के आपको जो पैसा मिला वो हो गया आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट, बराबर है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो हर साल आप खर्चे करेंगे उसको आपको हर महीने में बार बार एक्सपेंस करने होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। जो आप लमसम पेमेंट करते हो उसको कैपिटल पेमेंट कहते हैं, बराबर है। जो इनकम आपकी रिकरिंग रहती है, मैंने मतलब बार बार मिलते जाती है, जैसे कि डॉक्टर को फीस पेशेंट से बार बार मिलते जाती है, तो वो हो गया रेवेन्यू इनकम, ठीक है। और अगर आप कुछ लमसम कोई एसेट बेचकर पैसा कमाते हो तो वो हो गया आपकी कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आई क्या। बस इतना नॉलेज जनरल आपको होना चाहिए इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए जरा वापस बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू में ये कह रहा है आपका डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, ये क्या होता है। आपको स्कॉलरशिप फंड के लिए डोनेशन मिला, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप फंड मिला मान लो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, तो वो हमारे लिए लमसम अमाउंट होता है। क्या वो स्कॉलरशिप आपको हर महीने में बार बार मिलती है, नहीं, एक ही बार मिलती है। और क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि ये लमसम अमाउंट आपको ट्रांसफर की जाती होंगी, आपके कॉलेज वालों को ट्रांसफर की जाती होंगी, यस सर। तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। मैंने फाइनल अकाउंट की वीडियोस में आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो या कुछ भी हो, नॉमिनल रियल पर्सनल कैसे पहचानना है, कि अगर कोई भी अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में इनकम आ रही है, तो वो हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, बराबर है क्या, यस सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट, अगर कोई सब्सक्रिप्शन ऐसी है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है आपको पता है, और वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब देखो आउटस्टैंडिंग में कंफ्यूज नहीं होना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस जैसे सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई तो सैलरी देना है बाकी है, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन इनकम है, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो मिलना बाकी है। समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मिलना बाकी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब इस साल मुझे कुछ पैसा मिलना बाकी है सब्सक्रिप्शन का, तो वो मेरे लिए एसेट माना जाएगा। समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द अनरिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, और अनरिसीव्ड आइटम हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। डन। चलिए आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अगर इस साल आपको कुछ एडवांस मिल गया, तो मैंने फाइनल अकाउंट में ही बताया था कि पहले मतलब अगले साल का पैसा आज मिल गया आपको, तो ये आज आपके लिए क्या हो गया, प्रीपेड नहीं, ये आपके लिए हो गया प्री रिसीव्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, समय के पहले पैसा मिल गया, ठीक है। तो समय के पहले पैसा मिलना,
वो समय आने तक वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, बराबर है जी सर। करंट ईयर में वो लाइबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर वो इनकम में हम प्लस कर देंगे, डन। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म एज, बताओ एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे से इनकम ज़्यादा हो गई, तो इनकम ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन हम एनपीओ पढ़ रहे हैं, एनपीओ में प्रॉफिट लॉस होता नहीं है, एनपीओ में होता है सरप्लस, बराबर है। अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो उसको सरप्लस बोलते हैं, कम आ गया तो उसको डेफिसिट कहते हैं, ठीक है जी सर। नॉन प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट, यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा एनपीओ एक अकाउंट बनाता है उसी के जैसा, उसी के सेम उसमें लॉजिक्स रहता है, कंसेप्ट रहता है, तो उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस नाम देती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बनता है उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, और जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है उससे सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है, यस सर। नेक्स्ट वन, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको कैश और बैंक का बैलेंस दिया है क्लोजिंग, तो वो हमारे लिए कैश एंड बैंक बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, बराबर है क्या जी सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। 9th नंबर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डैश ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो सिंपल बात है, कभी कभी आपको लगता है ना कि कोई एमसीक्यू ना आ ही नहीं रहा सर, अब भाई दिमाग है, इंसान है, भूल जाते, ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट याद थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है क्या। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एमसीक्यू ना मुझे आ नहीं रहा, तो करना क्या, पहले जो करेक्ट वाले आंसर, जो गलत वाले आंसर है उसको हटा दो। अब आप एनपीओ की बात करो तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का कोई काम नहीं है, उसमें प्रॉफिट मेकिंग का तो नाम ही मत लो, क्योंकि वो समाज सेवा कर रहे हैं, बराबर है क्या। अब बचे कमर्शियल और सर्विस। अब कमर्शियल कोई वर्ड आपने देखो एनपीओ में पूरे सुना हुआ है क्या, बताओ सुना हुआ है क्या, आंसर इज नो, तो ये भी नहीं है, तो आंसर बचा क्या, एक कहानी खत्म, एक मार्क जेब के अंदर, ठीक है। जहाँ पे बेटा दिमाग काम नहीं करता ना, मतलब जहाँ पे आपको दिमाग में कुछ याद नहीं आता, वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में आया क्या, यस सर। लेकिन बेटा अगर मुझसे पढ़े हो, जो भी मुझसे पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े, ये एमसीक्यू की वीडियो जो देख रहे हैं वो पेपर पूरा सॉल्व करके आएंगे, समझ में आया क्या, ये मेरी बात हमेशा याद रखियो चलिए, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज डैश एक्सपेंडिचर। अभी बताया आपने बिल्डिंग खरीद लिया, पूरा का पूरा बिल्डिंग खरीदा आपने, अपने 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 पूरा बिल्डिंग खरीद लिया, तो आपने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा उसको, बराबर है क्या। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी रिसिप्ट, मैंने यहाँ पे पेमेंट लिखा है, कैपिटल पेमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, ठीक है। अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली पूरी की पूरी, तो आपने लमसम अमाउंट में पेमेंट किया होगा, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है क्या। तो उसको क्या कहेंगे हम, किधर गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, बराबर है जी सर। डन डन डन। चलिए वन वर्ड पे आते फटाफट। वन वर्ड हमसे क्या कह रहा है कि एक शब्द बताओ, एक मार्क्स लेके जाओ, बराबर है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी ओनली, जो समाज को सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही कहते हैं एनपीओ, ठीक है जी सर। उसके बाद एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे कौन सा अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ ऐसे उधार वाली बातें पेपर में लिख के नहीं आना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन सा एसेट होता है, फिक्स, करंट, पूरा लिखो, फिक्स एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसा पूरा लिखना है अकाउंट का, ये ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं तो अकाउंट जब बनाओगे प्रिपेयर करोगे तो भी अकाउंट पूरा नाम लिख के आओगे ना, ये अकाउंट जब आप एमसीक्यू लिख रहे हो तो A-C नहीं लिखना, अकाउंट भी पूरा नाम लिखना है, बराबर है क्या जी सर। डोनेशन रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई आपको डोनेशन मिल रहा है तो उसको डोनेशन बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे यहाँ ऊपर हमने देखा था डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्पेसिफिक सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही है, क्या इससे हम कार खरीद सकते हैं क्या, नहीं। स्कॉलरशिप फंड के लिए जो डोनेशन मिला है उससे सिर्फ स्कॉलरशिप ही बांट सकते हैं बच्चों में, बराबर है, समझ में आया। पेंशन फंड अगर मिलता है तो सिर्फ पेंशन ही बांटी जाती है उससे वो बात अलग है कि अपने इंडिया में नेता लोग कुछ अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, गाड़ी बंगला, ठीक है, तो वो बात अलग है, ठीक है। चलिए, द रिसिप्ट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, ऐसी रिसिप्ट जो रिकरिंग इन नेचर नहीं होती, मतलब बार बार आपको नहीं मिलती है वो पैसा,
तो उसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, जो एक ही बार मिलता है ना? जी सर। एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर है। कैपिटल आइटम्स उसमें रिकॉर्ड होते नहीं है। कैपिटल आइटम कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? तो बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। ये देखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते हैं सर, उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? बोलो बोलो, अब भी पढ़ाया हुआ है, मुझसे भी ना भी पढ़े हो तो अब भी पढ़ाया हुआ बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। तो कौन सा बोलते हैं इसको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। कुछ मेरे से मुझसे कांटेक्ट में ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं पता है क्या, कि फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है, तो कुछ क्या करते हैं पता है कि अगर थोड़ा बहुत बोर लग रहा है ना तो मेरा वीडियो लगा लेते हैं। उनको समझे ना समझे लेकिन वीडियो लगा लेते हैं, और वीडियो देखते भी है पूरा, और उसके बाद मुझे बताते हैं कि अरे ये तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया था, अच्छा वो एनपीयू में ऐसा होता है, अच्छा वो फाइनल अकाउंट में ऐसा होता है। अभी ये 12th की तो वीडियोस मैंने ज़्यादा बनाई नहीं, अभी 1-2 ही वीडियोस है, वैसे बनाई बहुत सारी है, 600-650, लेकिन पब्लिश नहीं की हुई है, ठीक है। अभी ये भी बच्चों ने फोर्स किया मेरे क्लास वाले, इसलिए मैंने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अदरवाइज बीकॉम बीबीए बीसीसीए लेवल के सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोज़, ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट वो मुझे बताते भी है कि इसका ये आंसर रहता ना, बराबर है ना। तो अच्छी बात है, जो ये नई इस फील्ड में नहीं है वो भी सीख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। द इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो इनकम आपने अर्न तो की है इस साल लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। भाई कमाया तो है लेकिन मिला नहीं है भाई, तो जो कमाया तो है बेटा लेकिन अभी मिला नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनरिसीव्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? अनरिसीव्ड। सिर्फ अनरिसीव्ड बोल के नहीं छोड़ना, इनकम पूछा था ना, तो अनरिसीव्ड इनकम, बराबर है क्या? बात समझ में आई? सिर्फ अनरिसीव्ड नहीं लिखना, अनरिसीव्ड इनकम लिखना, बराबर है जी सर। मज़ा आ गया सर आपके साथ पढ़ के, अरे वाह बेटा, ठीक है ओके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 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 इसको अनरिसीव्ड आउटस्टैंडिंग लिखा तो चलता क्या? लिख सकते हो, ऐसा मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन क्यों लिखना? जब अपने पास एक स्पेसिफिक वर्ड है तो क्यों लिखना, ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर इसको अक्रूड इनकम भी बोल सकते क्या? हाँ बोल सकते हो, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बताओ क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस में डाउट नहीं आना चाहिए। फाइनल अकाउंट का मैंने बताया हुआ है, जिन बच्चों ने फाइनल अकाउंट के एमसीक्यूज नहीं देखे वो जाओ, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके देख लो, ठीक है। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस ज़्यादा है तो फिर क्या आएगा आपका? बताओ, क्रेडिट मतलब इनकम होता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड कौन सी होती है? इनकम की। तो अगर इनकम ज़्यादा है तो मतलब आपका सरप्लस आएगा। अब यहाँ पे आप सरप्लस भी लिख सकते हो आंसर, या फिर ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है क्या? दोनों आंसर सही है, डन। अब बच्चे सोच रहे हैं सर इतना बड़ा क्यों लिखना, सर सरप्लस पे मार्क्स मिल जाते हैं तो उतना ही लिखेंगे। द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अब ये क्या हुई सर, ये क्या बात हुई सर? सर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम समझा था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर समझा था, सरप्लस और डेफिसिट होता है, ये क्या हो गया सर? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लाइबिलिटी, ये क्या होता है सर? असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी के ऊपर, असेट ज़्यादा है सर, लाइबिलिटी कम है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। यार सर मजाक बहुत करते हो आप। देखो मान लो आपकी एसेट है 10 रुपए की, लाइबिलिटी है आपकी 8 रुपए की, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है? यस, कैपिटल फंड, कैपिटल होता है, और क्या होता है? उसने वही पूछा है, उसने क्या पूछा आपसे? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट ज़्यादा है, ओवर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कैपिटल। तो सिर्फ कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि एनपीओ में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड कहते हैं। समझ में आया? जी सर। उसके बाद आगे, ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसी रिसिप्ट जो नॉन रिकरिंग है, मतलब वो बार बार आपको मिलती नहीं है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगी भाई। जी सर, मजा आ रहा है सर,
बहुत खतरनाक। चलिए उसके बाद ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। नॉन प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव द प्रॉफिट मोटिव। ये देखो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था फाइनल अकाउंट के कि डू नॉट हैव लिख सकता है या नॉट आ सकता है, ठीक है, तो ये आया नॉन प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो सही है, ये ट्रू है, बराबर है। नहीं तो बस इतना देखोगे नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव फॉल्स, तुम हो गए फॉल्स, तुम्हारे मार्क्स भी हो गए फॉल्स, रिजल्ट भी आ गया फॉल्स, ठीक है। पेशेंस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी और स्पीड, ये चीज़ें रखनी है पेपर में। चलिए उसके बाद आपसे कह रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब समाज सेवा वाले इंस्टीट्यूशन क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? आंसर इज नो। क्या बनाते हैं? एनपीओ बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, ठीक है जी सर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसी बात कर रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है हम, अभी तो पढ़ाया हमने सर, अभी तो पढ़ाया, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाइयों, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे होता है। बात समझ में आई? जी सर। तो ट्रू है कि फॉल्स है बताइए, अरे बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोले सर ये जो आंसर है ना ये फॉल्स का है, निकम्मा झूठ बोल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस और सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर, ठीक है जी सर। सिर्फ डिफरेंस होता है कि नहीं होता है ये नहीं बताया, क्या होता है वो भी पता है, बराबर है क्या? तो अगर ऐसा है तो ये मेरे स्टूडेंट है, बराबर है। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट, बताओ। यस सर ट्रू। इनकम एक्सपेंडिचर से दोनों आ सकता है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। डन डन डन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, ऐसा होता है क्या? अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कभी कभी तो ऐसा होता है, तो कभी कभी तुम्हारे दिल में जो ख्याल आता है ना वो गलत होता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, और अगर उनके न्यू कोई फर्म है तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो बैंक और कैश का होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका फॉल्स है। नॉन प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, कुछ भी बोलता है भाई, फॉल्स है, जल्दी फॉल्स करो, क्योंकि हमको सर इस चैप्टर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदा तो इक्विपमेंट जो है ना वो एसेट होती है, ठीक है, याद रखिए। और स्पोर्ट मटेरियल अगर है तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। स्पोर्ट इक्विपमेंट अगर है तो वो कैपिटल, इक्विपमेंट इज एन एसेट, और मटेरियल ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि मटेरियल हर साल यूज होता है, बराबर है क्या? जी सर। तो सर ट्रू के फॉल्स है वो तो बताइए, अरे आप ही बताओ, आंसर तो आ गया। परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ट्रू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और आंखें बंद करके जो एक आंसर नजर आया वो ट्रू है, ठीक है, ऐसा ना वो ट्रू आंसर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर, ऐसा नहीं है, फॉल्स। स्टार्टिंग में मैंने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, पिछले 10 साल के पैसे क्यों ना लेकिन आज मिले हैं ना, लिख ले भाई, ठीक है। उसके बाद एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड ए कैपिटल फंड। एक्सेस ऑफ एसेट, एसेट ज़्यादा, ओवर लाइबिलिटी कम, इज कॉल्ड ए कैपिटल फंड। यस ट्रू। अयो ये तो ट्रू हो गया जी, बराबर है। तो ये ट्रू और फॉल्स आपके हो गए डन डना डन। मज़ा आ रहा होगा तो थम्स अप कर लो, थोड़े से लाइक दे दो, ठीक है, शेयर करो दोस्तों के साथ, बराबर है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बराबर है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो बीकॉम बीबीए बीसीसीए जो भी बच्चे करने हैं, ठीक है, प्रोफेशनल करोगे बैंकिंग करोगे वो तो बात बराबर है, लेकिन ये सारे भी आपको रेगुलर स्टडी के साथ साथ करने ही है, बराबर है। यस सर। चलिए नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर एंगेज इन डैश एक्टिविटीज। जो एनपीओ होता है ना वो कौन से एक्टिविटी में एंगेज नहीं होता, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ये नहीं करते, ट्रेडिंग एक्टिविटी ये नहीं करते, बराबर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो इसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट के कैटेगरी में फॉल होता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से कैटेगरी में फॉल होता है बताइए। तो सर नहीं मालूम, नहीं मालूम, दिमाग काम नहीं कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट सिंपल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कैश एंड बैंक। क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होता है, कैश एंड बैंक। मतलब कैश आया तो रिसिप्ट में लिखो, कैश गया तो पेमेंट में लिखो। तो क्या कैश से रिगार्डिंग ही बातें आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख रहे हो? जी सर। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कैश आप लिख रहे हो तो जो कैश है वो आपके लिए एसेट्स है कि एक्सपेंस है, तो सर एसेट है। तो बेटा एसेट्स में कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है, तो सर आई हैव आंसर, रियल अकाउंट। अरे वेरी गुड, ये रियल अकाउंट हो गया। चले आगे, मस्त। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बताइए कौन से ट्रांजेक्शन की समरी रिकॉर्ड होती है, बताओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन की समरी रिकॉर्ड होती है, तो कैश। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग कंसर्न बोल रहा है ना, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब फाइनल अकाउंट, कोई भी कंपनी जिसका फाइनल अकाउंट बनता है, बराबर है, वो फाइनल अकाउंट की बात कर रहा है। तो बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिमिलर होता है ट्रेडिंग कंसर्न के किसके अकाउंट के साथ, तो प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, सॉरी। नेक्स्ट वन, क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज डैश, शोज कैश। क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश। बताओ क्या क्रेडिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो कैश शो करता है वो कौन सी कैश शो करता है, कैश पेमेंट शो करता है, ठीक है। कैश में किए गए सारे पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, यानी कि पेमेंट साइड में आते हैं। यस सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डैश अकाउंट। कितने बार पूछेगा भाई, नॉमिनल अकाउंट, कुछ नया पूछ। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुंबई यूनिवर्सिटी अगली बार आप अगले साल क्या 12th के रिजल्ट के बाद आप जाने वाले हो नागपुर यूनिवर्सिटी में, बराबर है। कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएगा, लेकिन क्लासेस हो रही है नागपुर से, तो हम नागपुर की ही बात करेंगे। नागपुर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, नागपुर यूनिवर्सिटी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी ये है। तो वो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो कौन से अकाउंट कहेंगे, उसे हम कौन से अकाउंट कहेंगे, कौन सा अकाउंट वो प्रिपेयर करेंगे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है ना, एनपीओ होती है, इनका प्रॉफिट बनाना कोई भी मोटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये बनाएंगे कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ये पूछा है। किस फॉर्मेट में अकाउंटिंग करेंगे ये नहीं पूछा है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तो अकाउंट बनाएंगे नहीं, तो ये बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बराबर है जी सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर इज कंसिडर एज डैश रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन कहा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो कौन सी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन मतलब किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो क्या दूसरे बार नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है लेंगे। उसके बाद द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड टू ओनली द करंट ईयर, ठीक है क्या। और इन ओनली रिलेटेड टू द करंट ईयर भी आप लिख सकते हो, और बस और तो कुछ नहीं है। करंट फाइनेंशियल ईयर ये बोल रहा था मैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर भी आप लिख सकते हो, लेकिन बुक में करंट ईयर ही दिया है, लेकिन किसी बच्चों को लिखना है तो करंट फाइनेंशियल ईयर भी आप लिख सकते हो। जी हाँ सर। आंसर इन वन सेंटेंस तो आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट द टेबल, ये मैंने आपको बताना चाहिए क्या, नहीं बताना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। ये ऐसी तुच्छ सी चीज़ पढ़ने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठ रहे, ठीक है, हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, और वैसे भी ये पेपर में नहीं आता, ठीक है क्या। एक बार आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मतलब आप इसको देख लो और आंसर निकाल लो, जल्दी कर लो इसको, कुछ ज़्यादा नहीं है। किसी को डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वैसा ही है, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये एक्चुअली जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तब ये निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए सेकेंड लास्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको कैलकुलेट करना है फॉलोइंग चीज़ें, दिया हुआ है आपको। बोलता है 10% डेप्रिसिएशन लगेगा,
फर्नीचर पे 50,000 3 महीने के लिए, तो क्या 50,000 पर 10% डेप्रिसिएशन 10 डिवाइड बाई 100 3 मंथ्स के लिए 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मैं आपको लिख के बस बता रहा हूँ। कुछ मेरे पास जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको इसके ट्रिक पता है कि ट्रिक कैसे निकालते हैं, वो ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है सर। 12% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 ईयर, तो कुछ नहीं 80,000 पे क्या कर रहा है, 80,000 पे 12% लोन निकाल लो, ठीक है। 80,000 पे 12% निकाल लो तो आपको लोन आ जाएगा 9,600। सर ऊपर का आंसर तो बताए नहीं, लो भाई आंसर लो ऊपर का, ये आएगा 1250। हो गए खुश, 1250 आंसर आएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, परचेस ऑफ स्टेशनरी दिया है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आ जाओ इसको भी बता देता हूँ। जब भी आपको मैंने बताया था स्पोर्ट मटेरियल हो, स्टेशनरी हो या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वगैरह ऐसा कुछ दिया है, तो आपको एक हेड बना लेना है छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि डेबिट साइड में स्टेशनरी ऐसा लिखेंगे, बराबर है। उसमें सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें लिखा जाता है परचेज, अगर कुछ रिटर्न होगा तो वहाँ करेंगे, प्लस अगर आउटस्टैंडिंग कुछ पेड करने का है तो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये फॉर्मेट बना दिया, देख लो एक बार, लिख लो एक पेज पे, और इस फॉर्मेट में ये सारी अमाउंट डाल के इसको सॉल्व करो, करो फटाफट। चेक करो, सिंपल सी बात है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है 5,000, स्टेशनरी 7,000, तो ये सारी चीज़ें प्लस होंगी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेस है 7,000, आउटस्टैंडिंग बिल आपको कितना दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग बिल दिया है 12,000 का, तो 12,000, ठीक है। टोटल करो, ये हो गया 24,000। क्लोजिंग स्टॉक देख लो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,000 दिया हुआ है, तो जो बाहर अमाउंट आएगी 23,000 विच इज, ये जो 23,000 आ गए, ये आ गए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बात बराबर है, समझ में आ गया? जिसको नहीं समझा लिख लो, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा 23,000। देन आगे सैलरी 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने बताया था जो मिला है और जो मिलने का बाकी है दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो 15,000 आएंगे। 10,000 मिल गई है, 5,000 मिलने का बाकी है, तो 15,000 टोटल आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स बताओ कितने होंगे, लाइब्रेरी बुक्स बताओ कितने रुपए के होंगे अगर 10% डेप्रिसिएशन 5,000 है और फिर अमाउंट आती है 45,000। तो ये 45,000 का कोई लेना देना है नहीं, सिंपल सी बात है। आप दो तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले लगा सकते हो। देखो, एक तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक्स की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये कर सकते हो, है ना। डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है तो पता है, डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है कितना 5,000, बुक्स की कॉस्ट का एक्स मान लो, ये 10 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता है, ये इधर चला जाएगा, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 0 0 कट गया, तो बचा 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 50,000 रुपये, ठीक है। अब चाहो तो इसका ओरली भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको दिखानी है स्टेप्स, कैलकुलेट करके दिखाना है आपको, उसके ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, बराबर है जी सर।
तो आंसर आया 50,000। ठीक है, चलिए ऑड मैन आउट पढ़ते और इस चैप्टर के एमसीक्यूज को करते खत्म। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो सर कौन सा अकाउंट यहाँ पे अलग दिखेगा, बताइए कौन सा अकाउंट यहाँ पे अलग दिखने वाला है, ऑड मैन आउट क्या आएगा। तो सर हमको ये मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता, प्रॉफिट एंड लॉस भी अक्रूवल पे बनता, और बैलेंस शीट में भी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आज के कल के सबके वो लिखे जाते हैं। सिर्फ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा है कि वो कैश बेसिस पे बनता है, तो ये आपका ऑड मैन हो गया। ठीक है, उसके बाद मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, सैलरी है, तो ये सारी एसेट्स है, और सैलरी जो है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, स्टेशनरी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लॉकर रेंट रिसीव्ड है, तो क्या होगा इसमें से अलग बताओ। तो ये सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट और ये लॉकर रेंट ये सारी इनकम है, स्टेशनरी अकेली एक्सपेंस है, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल और मनोज स्पोर्ट्स क्लब, तो ये जो विद्या मंदिर है मतलब स्कूल है, हॉस्पिटल है और एक स्पोर्ट क्लब है, ये तीनों एनपीओ हो गए। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई, यानी कि वो एनपीओ नहीं है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, ये सरप्लस, डेफिसिट और कैपिटल फंड तीनों एनपीओ के है, नेट प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में लिया जाता है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया। समझ में आया। तो इसी के साथ साथ इस एनपीओ के चैप्टर के भी हो गए एमसीक्यूज खत्म। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।